हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में। तो फेडरलिज्म क्या होता है, तो हमने देखा द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। बट अभी देखिए, फेडरलिज्म के कई फीचर्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी 3 मार्कर्स के लिए और कभी कभी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो पहले तो समझिए ये फ्लो चार्ट को, क्योंकि इसी से मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा। सो फर्स्ट फीचर इज 2 और मोर लेवल्स, और लेवल्स को टीयर्स भी कहते हैं, तो ये बात याद रखिए। तो फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर ये है कि फेडरलिज्म में लेवल्स जो होती है गवर्नमेंट की, वो 2 हो सकती है या तो 2 से ज़्यादा हो सकती है। एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, क्योंकि लेवल्स में मिनिमम 2 तो आती है, जैसे कि सेंटर और स्टेट। और मोर की बात की जाए तो फिर सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। मतलब इसका फर्स्ट फीचर जो है वो वर्टिकल डिवीजन पे ही बेस्ड है। मतलब उसकी डेफिनेशन पे कि डिफरेंट लेवल्स होती है, और लेवल्स से यहाँ पे क्या मतलब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंटर, स्टेट और लोकल। ये पहली चीज़, ये उसका फर्स्ट फंक्शन हुआ, फीचर हुआ। तो अगर आपको फीचर पूछा जाए तो फर्स्ट फीचर क्या लिखना है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल लिख के कि इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड देन लोकल। उसके बाद सेकेंड फीचर है डिसीजंस एज पर ज्यूरिडिक्शन। तो अब इसका मतलब क्या है, तो आप समझिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, वो एक टाइप के ही पीपल को रूल करते हैं, राइट। बट जब डिसीजंस लेने हो ना, तो वो डिसीजन एज पर ज्यूरिडिक्शन लेते हैं। तो ज्यूरिडिक्शन होता क्या है, तो द जोग्राफिकल एरिया अंडर समवंस लीगल अथॉरिटी। तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें जिसके ऊपर किसी का पर्टिकुलर लीगल हक हो। लीगली मतलब ऐसे फॉर्म वगैरह के अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स वैसे। और इसमें आपको देखिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, टैक्सेशन हुआ, टैक्सेशन का जो हुआ हमारा मैटर, तो उसके लिए एज पर ज्यूरिडिक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, अगर हाईवे बनाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, ये बात याद रखिए। बट और स्टेट गवर्नमेंट उसे नहीं बना पाएगी। क्यों? ड्यू टू द ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि वहाँ पे लीगल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही आएगी। मतलब ऐसा है, अगर महाराष्ट्र में टैक्स लगाने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकेगी, बट अगर पूरे इंडिया में टैक्सेस लगाने की बात हुई तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो इससे आप सोच सकते हो कि ज्यूरिडिक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपको लिखना हो कि व्हाट इज सेकंड फीचर, तो all the tiers of government rule the same type of people, but for the decisions such as administration and taxation they have to follow the particular jurisdiction. उसके बाद थर्ड फीचर है गारंटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर कोई कल को बोले कि हमारे देश में फेडरलिज्म क्यों चल रहा है, और अगर लोग उसको सपोर्ट करने लगे, तो कोई तो चीज़ चाहिए ना जो उसे उनको काउंटर कर सके, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म को इतना माना इसलिए जाता है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट्स अथॉरिटी एंड एग्जिस्टेंस इज गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में दिया गया है कि इंडिया में फेडरलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, और 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर्स की, वो भी दी गई है, जो हम आगे देखेंगे। तो तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है फेडरलिज्म, और इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो कल को अगर लोग बोले कि फेडरलिज्म नहीं चाहिए, तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो है। उसके बाद थर्ड फीचर भी हो गया, और फोर्थ अब हाईएस्ट कोर्ट एज अंपायर। तो अब इसको समझिए, अगर समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग लेवल्स पे हैं, उनमें अगर पावर के लिए डिस्प्यूट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उनमें समझौता कौन कराएगा, तो वो काम है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये पावर चाहिए, बट सेंटर इज़ नॉट, हम कह सकते हैं अप्रूविंग इट। तो इंडिया के केस में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इन दोनों टीयर्स पे समझौता कराना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, वो अपना डिसीजन देगा और दोनों को उसे मानना पड़ेगा। ये अंपायर का रोल आपको बताया, अगर DRH जब नहीं था, उससे पहले अंपायर ने जो डिसीजन दिया वो मानना ही पड़ता था। बट अब DRH से हम रिव्यू कर सकते हैं, वो अलग बात है, बट अंपायर का सिग्निफिकेंस बहुत है। तो वही दिया गया व्हाट इज़ फोर्थ फीचर,
तो अगर आपको पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा कि द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री प्लेज द रोल ऑफ एन एम्पायर इफ द डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू में कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आर प्रिस्क्राइब्ड एज पर द टीयर्स और लेवल्स। मतलब देखिए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो तीनों को फंक्शनिंग के लिए पैसा तो लगता है, राइट? तो वो पैसा आता कैसे है? तो वो पैसा आता है रेवेन्यू से, और रेवेन्यूज़ का मतलब क्या है? टैक्सेस। अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं और वो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस टाइप का टैक्स आप इम्पोज कर सकते हो, इस रीजन में आप इम्पोज कर सकते हो आपके ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच टीयर इज क्लियरली लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब इसी टाइप से आप टैक्सेस लगा सकते हो और इस तरह के टैक्सेस आप नहीं लगा सकते, ये पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है। उसके बाद लैक ऑफ यूनिलेटरल डिसीजंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हमने देखा गारंटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन कि फेडरलिज्म के हर एक फीचर, हर एक डिसीजन का कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से ले डाउन है। बट क्या इन डिसीजंस को, इन प्रोविजंस को हम चेंज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, यूनिलेटरली नहीं कर सकते। एक चीज़ समझिए, अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं। समझिए अभी स्टेट गवर्नमेंट चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाए। समझिए कोई XYZ पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहता ये चीज़ और स्टेट गवर्नमेंट चाहता है। और अगर वो डिसीजन अप्रूव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरा केस देखिए, अगर कोई चीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट डिजर्व करती है और दोनों अग्री कर रहे हैं कि सेंटर भी और स्टेट भी, सेंटर इज ऑल्सो अप्रूविंग टू गिव इट्स पावर एंड स्टेट इज ऑल्सो अप्रूविंग टू टेक दैट पावर, तो वो डिसीजन चेंज होगा। और तीसरा केस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा है कि ये पावर उनके पास वापस आए, कोई XYZ पावर है जो पास्ट में स्टेट को मिल गई है बट वो चाहते हैं कि सेंटर के पास वापस आए, और स्टेट चाहता है कि नहीं वो उनके पास ही रहनी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? देन ऑल्सो द प्रोविजन विल नॉट बी चेंज्ड, अमेंडमेंट नहीं होगा। अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस। सो मतलब जब दोनों लेवल्स, जनरली हम दोनों लेवल्स की बात कर रहे हैं, स्टेट और सेंटर, जब दोनों लेवल किसी डिसीजन को अप्रूव करते हैं, किसी चेंज को अग्री करते हैं, तभी वो प्रोविज़न चेंज होता है। इस बात को समझिए। अगर सिर्फ सेंटर चाहे तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टेट चाहे तो भी चेंज नहीं होगा, दोनों का अप्रूवल चाहिए। और ये किन केस में बात हो रही है? तो जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अब इसमें वो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है, उसके लिए अलग चीज़ है जो हम आगे देखेंगे। और आखिरी फीचर है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। बट देखिए लैक ऑफ यूनिलेटरल डिसीजंस को अगर आपको ब्रीफ में लिखना हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाय द अप्रूवल ऑफ सिंगल टीयर और सिंगल लेवल, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ड्यूअल ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे आपको ब्रीफ में समझना पड़ेगा कि फेडरलिज्म, किसी चीज़ को आप अपना रहे हो तो उसका कोई एडवांटेज होना चाहिए, और फेडरलिज्म का एक बड़ा एडवांटेज है इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। कि इसका एम क्या होता है, फेडरलिज्म का को इस्टेब्लिश करने का एम क्या होता है? तो फर्स्ट इज टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी। देखिए बेल्जियम के केस में आपने देखा कि इथनिक कंपोजिशन कितना कॉम्प्लेक्स था, फिर भी अब लोग खुशी से रह रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि फेडरलिज्म अडॉप्ट करने के बाद वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो अकोमोडेट हो रही है, क्योंकि अलग अलग लोगों का वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है, पहली चीज़। और स्टेट गवर्नमेंट बनने के कारण क्या हुआ है तो ये समझिए, अब कुछ टाइप के लोग एक ही रीजन में रहते हैं, राइट? समझिए जो मोस्टली मराठी लोग हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, तमिल लोग तमिलनाडु में रहते हैं। उसी तरह अगर देखा जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, डच स्पीकिंग जो है वो पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन जो है। तो उसी तरह उस कारण क्या होता है, तो उन पर्टिकुलर रीजन का स्टेट गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जैसे कि जहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी है वहाँ पे फ्रेंच का रिप्रेजेंटेशन, डच मेजॉरिटी में डच का रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या होता है, तो इससे उनको अपना रिप्रेजेंटेशन मिलता है और वो एलियनेटेड फील नहीं करते। इस कारण
फेडरलिज्म अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, पहली चीज़। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द यूनिटी। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स अमंग द ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। क्योंकि देखिए अगर आप पार्लियामेंट में जाओगे तो आपको हर रिलीजन के लोग वहाँ पे मिलेंगे। वही केस है बेल्जियम का भी। और उस कारण क्या होता है, तो यूनिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि लोग पहले तो एलियनेटेड नहीं फील करते जैसे श्रीलंका में किया है ड्यू टू यूनिटरी गवर्नमेंट। और अगर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, तो इस कारण क्या हो रहा है, तो उनकी यूनिटी बढ़ रही है, लोग साथ में काम करने को रेडी हैं। सो आई होप यू लव द वीडियो। यही थे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।